सभी को। तो लास्ट में कहाँ तक पढ़ा था आपने? प्रतिरोध बता दिए तुम्हें कि अगर हम प्रतिरोध को कहाँ जोड़ें, श्रेणी, और कहाँ जोड़ें, पासरव, और उससे कुल प्रतिरोध की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, अब लिखो न्यूमेरिकल, जो सबसे टॉप मोस्ट क्वांटिटी के न्यूमेरिकल है जिनको एचएससी ने पूछे हैं। लिखो, श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध क्रमशः, श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध क्रमशः 5 ओम, 6.7 ओम, 5 ओम, 6.7 ओम तथा 8.5 ओम है कि 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में क्रमशः 5 ओम, 6.7 ओम व 8.5 ओम है से विद्युत धारा 2 एम्पियर बहे तो अंतिम प्रतिरोध का विभव होगा। तो अंतिम प्रतिरोध का विभव होगा। ये पूछता है, बताओ। ये क्वेश्चन एचएससी ने ग्रुप डी 2018 में पूछे हैं और सिंपल और लॉजिकफुल क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन की हेडलाइन ही ऐसी होती है कि हमारी समझ से बाहर है, पर है बहुत आसान। बात किसकी कर रहा है वो? अंतिम। तो बस गुणा कर दो, उत्तर आ गया। क्योंकि तुम विभव निकालना चाहते हो, विभवांतर निकालना चाहते हो। विभवांतर क्या होता है? V = I। यार बात खत्म। I कितना है तुम्हारे पास? 2 एम्पियर। R कौन सा लेना है? अंतिम बोल रहा है। अंतिम कौन सा है? 8.5 वाला। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17। और यूनिट याद रखना पीछे क्या होगी? वोल्ट। ठीक है, तो हमारे पास जब वो ऐसे कहता है कि ये फलाने फलाने प्रतिरोध यूं पड़े हैं, करंट इतना चल रहा है, अंतिम की बात करें, मध्य की बात करें और प्रारंभिक की बात करें, तो प्रारंभिक कहता तो पहला है, अंतिम गए तो आखिरी है, मध्य गए तो क्या है? बीच वाला है। ठीक है, और या यूं पूछ सकता है कि कुल विभव क्या होगा। तो कुल विभव पूछे तो पहले क्या करनी है? कुल प्रतिरोध निकालना है, फिर करंट से गुणा करनी है। अब आप लोग कुल विभव बताइए क्या होगा। ऐसे भी पूछ सकता है कि इन तीनों से जब धारा बहती है तो कुल विभव या कुल विभवांतर क्या होगा? कुल विभवांतर का मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू देम, कि इनका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो क्या करना है, जब तीनों कौन से क्रम में बैठे हैं? श्रेणी। तो तीनों को जोड़ के किससे गुणा कर दो? करंट से गुणा कर दो, सीधा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना बना अपने पास से? 6 और 5 11 दशमलव कितना है? 7 19 और कितना हो गया? 20.2 20.2 और गुणा में कितना? 2। तो कितना आ गया अपने पास? 40.4 और पीछे क्या लगाओ? वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या आएगी? ये आपका कुल विभवांतर है जब ये तीनों प्रतिरोध किस में जोड़े गए थे? श्रेणी क्रम में। अब ऐसा ही एक न्यूमेरिकल और लिखो कि 3 प्रतिरोध, 2 लिखो, 2 प्रतिरोध पासरव क्रम में क्रमशः, कि 2 प्रतिरोध पासरव क्रम में क्रमशः 6 ओम तथा 8 ओम के हैं। 6 ओम तथा 8 ओम के हैं के लिए परिपथ का विभवांतर, के लिए परिपथ का विभवांतर
50 वोल्ट हो के लिए परिपथ का विभवांतर 50 वोल्ट हो तो दोनों की धारा का मान व कुल धारा का मान क्या होगा? दोनों की धारा का मान व कुल धारा का मान क्या होगा? निकालो। सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत। जब श्रेणी क्रम होता है तो विभवांतर पूछा जाता है, पाशरव क्रम होता है तो धारा पूछी जाती है, ये याद रखना। अब कौन सा क्रम दिया है तुम्हें? पाशरव, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देन टोटल वैल्यू ऑफ करंट एंड इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट करनी है। तो दोनों की धारा पूछी है और फिर को क्या पूछा है? कुल धारा। तो पहले दोनों की धारा निकालिए। सूत्र क्या लगेगा? V इज इक्वल टू आई आर का ही खेल है, क्योंकि I चाहिए तो V बटे क्या हो जाएगा? R। बात खत्म। पहली I1 हो जाएगी, एक I2 हो जाएगी, एक 6 ओम प्रतिरोध है, दूसरा 8 ओम प्रतिरोध है, खेल खत्म। हो गया? ये है, एक प्रतिरोध 6 ओम का है, एक 8 ओम का है, तो वो कहता है करंट निकालो। तो करंट जब I1 निकाल रहे हो तो तुमने क्या लिखना है? V बटे R1। आ गया, ये पहले का आ गया करंट। ऐसे क्या निकाल सकते हो तुम? I2। I2 क्या बन जाएगा? V बटे R2। फिर इन दोनों का क्या कर दो? जोड़। आ गया उत्तर। तो यानी V बटे R1 कितना होगा? 50 बटे 6। तो 25 बटे कितना आ गया? 3। ठीक है, और ये कितना है अपने पास? 50 बटे 8, तो कितना हो जाएगा? 25 बटे 4। अब इनका एलसीएम बना दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? I1 और I2 दोनों में 25 तो कर दो कॉमन, 1/3 और किसको जोड़ दो? 1/4 को, ऐसे। और पीछे क्या लगा दो? एम्पियर। आ गया। तो दोनों का करंट भी निकाल दिया हमने और दोनों की क्या निकाल दी? टोटल वैल्यू भी निकाल दी। कब? जब ये कौन से क्रम में जोड़ रखे हैं? तो ये इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टैग करता है। ये तो चलो मैं थोड़े लोकल करा रहा हूँ, 10वीं तक करा रहा हूँ, 12वीं तक भी पूछे जाते हैं। पुलिस के एग्जाम के क्वेश्चन उठा के देखोगे तुम्हारी समझ से परे हो जाएंगे ये न्यूमेरिकल। अगले ने पूछ के रखा है। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ पे आते हैं। किरचॉफ्स लॉ 12वीं कक्षा में आता है, दूसरी यूनिट में फिजिक्स में। ठीक है, अब लिखो एक और न्यूमेरिकल कि दो प्रतिरोध पाशरव क्रम में, दो प्रतिरोध पाशरव क्रम में क्रमशः 10 ओम व 20 ओम के 10 ओम व 20 ओम के 100 वोल्ट विभवांतर के साथ जुड़े हों। 10 ओम व 20 ओम के 100 वोल्ट विभवांतर के साथ जुड़े हों तो दोनों की विद्युत धाराएं क्या होगी? दोनों की विद्युत धाराएं क्या होगी? वह परिपथ की कुल विद्युत धारा का मान क्या होगा? वह परिपथ की कुल विद्युत धारा का मान क्या होगा? निकलेगा ऐसे ही जैसे पहले बता रखा है।
आ गया। अब तो आसान दिया है, 10 और 20 दिए हैं, 10 दाए 20 पंजे, आ गया उत्तर। टोटल भी आ गया 15। एक का 10 एम्पियर है, दूसरे का 5 एम्पियर है, टोटल कितना होगा 15 एम्पियर। खेल खत्म। ठीक है, क्योंकि 2 प्रतिरोध दिए थे। एक प्रतिरोध कितने एम्पियर का है, मान लीजिए R1, प्रतिरोध की वैल्यू है 10 ओम। दूसरे प्रतिरोध R2 की वैल्यू कितनी दी है तुम्हें, 20 ओम। जब वो करंट पूछ रहा है तो करंट यहां से जब आप निकालना चाहो तो यहां से करंट कैसे निकलेगा, I1, और कैसे लिखोगे आप, V/R1। V तुम्हें दे रखा है, कितना बोला है 100, बटे में क्या आएगा 10, तो 10 10 जा 100, तो क्या आ गया 10 एम्पियर। और इससे निकालोगे तो क्या आएगा I2, क्या लिखोगे V/R2, तो V कितना है 100 बटे कितना लिखोगे 20, तो 20 पंजे 100, तो कितना आ गया 5 एम्पियर। टोटल करंट कितना हो गया 15 एम्पियर। अब एक न्यूमेरिकल और लिखो कि दो उपकरण हीटर व फ्रिज, दो उपकरण हीटर व फ्रिज प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, हीटर व फ्रिज प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 700 ओहम व 300 ओहम प्रतिरोध से संयोजित है, तो 200 वोल्ट, तो 200 वोल्ट विभवांतर गुजरने पर, तो 200 वोल्ट विभवांतर से धारा गुजरने पर, ऐसे लिखना है 200 वोल्ट विभवांतर से धारा गुजरने पर दोनों की धाराओं का मान होगा, दोनों की धाराओं का मान होगा, वह परिपथ की कुल धारा क्या होगी। तो दोनों की धाराओं का मान होगा, वह परिपथ की कुल धारा का मान क्या होगा, निकालो। सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। इसमें मैंने कहा था कि जब भी प्रत्यावर्ती धारा के अंदर उपकरण आ जाए घर के, तो तुम्हें क्रम नहीं देगा अगला, बस इतना याद रखो, इसमें कोई क्रम नहीं दिया। और तुम्हें यह पता होना चाहिए, कल बताया था कि हाँ, कि घर में जो भी उपकरण आएंगे प्रत्यावर्ती धारा का खेल पूछे तो तुम्हें क्रम अपने आप पता होना चाहिए, क्या होता है, पासरव, पैरेलल करो। और पासरव में क्या, धारा हमेशा अलग अलग आती है, याद रखना। सिर्फ धारा एक जैसी होती है तो वो कौन से क्रम में होती है, श्रेणी। आ गया। एक है 700 और एक है 300, तो 700 बटे 200 बटे 700 और 200 बटे 300, उतरा लिया 2/7, और क्या हो गया 2/3, कहानी खत्म है। दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, कुल परिपथ का आ जाएगा। यानी ऐसे लॉजिक से क्वेश्चन है, सिंपल से। ऐसा ही एक और लिखो क्वेश्चन कि तीन चालक जिनका प्रतिरोध क्रमशः, कि तीन चालक जिनका प्रतिरोध क्रमशः 50 ओहम, 70 ओहम
वह 100 ओम है, कि जिनका प्रतिरोध क्रमशः 50 ओम, 70 ओम व 100 ओम है, को श्रेणी क्रम में 200 वोल्ट विभवांतर के साथ जोड़ा जाए, को श्रेणी क्रम में 200 वोल्ट विभवांतर से जोड़ा जाए तो धारा 10 एम्पियर चालित होती है। तो धारा 10 एम्पियर चालित होती है। तो धारा 10 एम्पियर चालित होती है। तो मध्य के चालक के लिए धारा का मान होगा क्या? तो मध्य के चालक के लिए धारा का मान होगा क्या? तो मध्य के चालक के लिए धारा का मान होगा क्या? तो इस क्वेश्चन को जब तुम करने लगो तो तुम्हें पहले अंधाधुंध धूड़ में लठ नहीं मारना है, पहले ढंग से पढ़ना है इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन में तुम्हारा आंसर है। ठीक है, तो तुम्हें कौन सा क्रम दिया है पहले तो ये ध्यान से पढ़ो, श्रेणी क्रम। और तुम्हें ये बताया था कि श्रेणी क्रम में जो धारा होती है वो कभी बदलती नहीं है। तो अब आपके कितने भी चालक श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, धारा सब में क्या चलेगी, एक समान चलेगी। तो अब उसने कितनी धारा दी है तुम्हें, 10 एम्पियर। पहले में भी वही होगी, दूसरे में भी वही होगी, और तीसरे में भी वही होगी। तो उत्तर कितना आएगा तुम्हारा, 10 एम्पियर ही आएगा। ठीक है, तो इसके लिए कैलकुलेशन नहीं करनी। ठीक है, इसी तरीके से एक लिखो पासरव क्रम के लिए, लिखो कि तीन चालक क्रमशः हीटर, फ्रिज व पंखा, कि हीटर, फ्रिज व पंखा प्रत्यावर्ती धारा से जुड़े हैं, प्रत्यावर्ती धारा से जुड़े हैं, जिनका प्रतिरोध 1 के ओम, 0.5 के ओम और 0.25 के ओम है। जिनका प्रतिरोध 1 के ओम, 0.5 के ओम और 0.25 के ओम है, से धाराएं भिन्न भिन्न बहती है, जिनके लिए विभवांतर से धाराएं भिन्न भिन्न बहती है, के लिए विभवांतर 220 वोल्ट है, के लिए विभवांतर 220 वोल्ट है। तो पंखे के लिए विभवांतर होगा क्या? तो पंखे के लिए विभवांतर होगा क्या? इसमें भी वही काम है, धूड़ में लठ नहीं मारना, पहले पढ़ना है। ठीक है, तो ये कौन सा क्रम है, पासरव। और पासरव क्रम में कौन सी चीज एक जैसी रहती है, विभवांतर। तो चाहे उसमें आपके 50 इंस्ट्रूमेंट है, 100 है, तो जो विभव काम करेगा वो सबके लिए क्या होगा, 220 वोल्ट ही रहेगा। तो चाहे वो हीटर के लिए पूछे, चाहे वो फ्रिज के लिए पूछे, चाहे वो पंखे के लिए पूछे, तो उस परिपथ के लिए जो विभव क्या रहेगा, समान। क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा के जितने उपकरण होते हैं वो कौन से क्रम के होते हैं, पासरव। तो पंखे के लिए भी विभव का मान कितना लिखा जाएगा, 220 वोल्ट। ठीक है, ये होता है। आगे अब बात आती है हमारे पास कि तार या चालक की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रतिरोध कैसे संबंधित है। ये क्वेश्चन बड़ा खास है, याद रखना।
कि मान लीजिए आपके पास ये कोई चालक है, इस चालक की लंबाई मान लेते हैं कितनी है हमारी L, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है पहले तो ये बताओ। व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? क्षेत्रफल पढ़ते आए हो कि क्षेत्रफल ये होता है, तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है? यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या चीज होती है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया किसके लिए जाता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब भी लिया जाता है तो इसका मतलब वो जो चीज है या वो आकृति है वो आपकी 3D में है। 3D का मतलब है वो 3 विमीय है। 3 विमीय का मतलब उसमें 3 विमाएं हैं। जैसे ये कमरा है, इस कमरे में क्या है, आपको सिर्फ वो फ्रंट दिखे तो वो फ्रंट उस साइड से आप देखते हो तो वो क्रॉस सेक्शन है इसका। इस साइड के बाहर जाके देखो तो ये फ्रंट दिखता है, तो ये इस पूरी बिल्डिंग का क्या है? क्रॉस सेक्शन है। जैसे ही तुम इस पेन को काट के पीछे से देखते हो तो आपको ये पेन ना नजर आके जो एक सिर्फ क्या नजर आएगा? डॉट सा नजर आएगा, एक रिंग नजर आएगी। तो ये रिंग कैसी दिखती है तुम्हें? वृत्ताकार, सर्कुलर। जैसे क्या अपने टंकी होती है, जब खड़ी है तो आपको कैसी दिख रही है? लंबी। सुलाद और सामने से देखो बिल्कुल इसकी शेप में होगे तो सिर्फ आपको क्या दिखता है? एक गोला। ठीक है, तो इसका मतलब वो कैसा भाग दिखता है आपको? एक। तो जो एक भाग दिखता है सामने से जो है उसे कहते हैं हम काट, अनुप्रस्थ काट, वो होता है क्रॉस सेक्शन। तो इस तार का जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा आपका? वृत्ताकार। इसका क्षेत्रफल कितना लोगे आप? A। तो इसको वृत्ताकार क्षेत्रफल कहेंगे, अनुप्रस्थ काट, क्योंकि तार जितने भी आते हैं घरों में, अब जैसे ये तार लगा रखा है, अगर आपसे पूछे कि इस तार का अनुप्रस्थ काट क्या है तो क्या बोलोगे? वृत्ताकार। घरों में जितने तार आते हैं, खंभों पे जितने तार लगे हुए हैं, उनका अनुप्रस्थ काट क्या होता है? बिल्कुल सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब कैसा होता है? वृत्ताकार। तो अब इस चालक या इस तार का जो प्रतिरोध है वो इसकी लंबाई और इस अनुप्रस्थ काट से कैसे संबंधित है? तो ये घरों में हमने एक्सपेरिमेंट देखा है, अब भी देखते हैं कि जैसे ही गर्मियां आएंगी तो ट्रांसफार्मर से जो डाणी दूर है वहां विद्युत या बिजली क्या जाती है? बहुत ही कम। कहते हैं ना, बोले लाइट डिम आई है, ठीक है, तो बोले फेस बदल आए, ठीक है। वो लाइट डिम आने का कारण, इलेक्ट्रिसिटी डिम आने का कारण क्या है? तारों की लंबाई। अगर तार अगर पतले हैं तो फिर कई बार कहते नहीं है, बोले तार बदला लिया, ठीक है, या तार और खिंचा लिया। तो यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस तार की मोटाई क्या करनी चाहिए? हमें बढ़ानी चाहिए। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर के पास जो क्वाइलें लगी होती है वो मोटी मोटी क्वाइल होती है, ठीक है। कभी पतले पतले तार देखें? ठीक है, तो क्यों नहीं करते पतले तार यूज? क्योंकि पतले तार का अनुप्रस्थ काट क्या होता है? कम। तो इसलिए बिजली क्या गुजरेगी? कम। तो यानी आपके घरों में बिजली क्या आएगी? डिम। तो इसलिए आपके पास दो ही खेल होते हैं, एक तो तार मोटे, चाहे फिर लंबाई कितनी हो। तार खास तौर पे अब देखते हो बड़ी लाइनें जाती है तो सरकार को इतना खर्चा करने की जरूरत क्या है? मोटे मोटे तार लगाएं, पतले पतले तार भी लगा सकती है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो वो मोटे तार लगाने का खेल ये है कि उसकी चालकता क्या होगी? बहुत अच्छी। क्यों? क्योंकि अनुप्रस्थ काट जितना ज्यादा होगा उतना प्रतिरोध क्या होगा? कम। विरोध क्या होगा? कम। तो यानी यही चीज है। जैसे मान लो क्या तुम बेड गुजारना चाहते हो और एक तंग रास्ता है, तंग रास्ते की शेप क्या है? छोटी है, तो बेड आसानी से नहीं गुजर सकती। और उसी की शेप अगर बढ़ा दें तो बेड क्या गुजरेगी? ज्यादा। मान लो तुम्हें एकदम से भगदड़ पैदा करनी है, उस दरवाजे से निकलोगे तो क्या सारे भिड़ोगे, धक्का मुक्की होगी, और ये सारा सौदा हटा दें तो क्या होगा? एकदम से भाग जाओगे। तो यही खेल यहाँ है कि जो विद्युत आएगी तो धक्के मुक्के वाली जगह आएगी तो तंग से गुजरेगी, तो उसको दुख होगा, आराम से नहीं आएगी। तो इसलिए ये चीज क्या होती है? बढ़ाई जाती है। तो क्या लिखोगे तुम? प्रतिरोध कितना है इसका? R। दूरी जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना क्या होगा? ज्यादा। यानी तार की लंबाई जितनी ज्यादा प्रतिरोध उतना क्या होगा? ज्यादा। यानी विद्युत गुजारने का विरोध क्या होगा? ज्यादा। दूसरा, इसीलिए हमने कॉइल क्या कर देनी है? मोटी। तो इसलिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या कर दें हम? ज्यादा। तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जो प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। कि प्रतिरोध चालक की लंबाई के क्या लिया जाता है? हमेशा अनुक्रमानुपाती। और नंबर 2 याद रखना है कि जो प्रतिरोध होता है वो
व्युत्क्रमानुपाती लिया जाता है किसके? अनुप्रस्थ काट के अक्षेत्रफल के। कि जो भी चालक है उसका अनुप्रस्थ काट का जो अक्षेत्रफल होता है उसके हमेशा प्रतिरोध क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। नंबर 2 पॉइंट याद रखना है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब दोनों को मिला दोगे, इन दोनों को मिला के एक नई चीज बनाओगे आप, तो दोनों को ऐसे लिखोगे L/A। और जैसे ये कांटा हटेगा तो आपको इकाई जब बताई थी मैंने उस टाइम ये उल्टा नौका लिखवाया था। ये उल्टा नौका क्या चीज होती है? इसे बोलते हैं रो, कि रो लो जब लाइट ना आए तो। ठीक है, मतलब तभी होगा। ठीक है, रोना ही रोते हैं। ठीक है, फिर कईयों को गालियां निकालते हैं, बोले मरण जोगा कुण कुंडी गेड़ा है। ठीक है, यही होता है, होती आदत है लोगों की गालियां निकालने की। तो क्यों? रोना तो है ही। तो यानी ये जो रोना है इसका मतलब ये क्या चीज है? इस रोने को कहते हैं प्रतिरोधकता। इसका जो हिंदी में नाम होता है रो का, वो होती है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। ये आपका रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये जो चीज है ये आपने अच्छे से पढ़नी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस पे क्वेश्चन क्या आता है वो लिखो। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, ये बताओ मुझे। क्योंकि वैसे मैंने पढ़ा रखी है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है यहां, क्योंकि प्रतिरोध तो तुम जानते हो कि प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम। लेकिन वो कई बार क्वेश्चन पूछता है किसका? प्रतिरोधकता का, कि प्रतिरोधकता की इकाई बताओ क्या होती है। फॉर्मूला आपके सामने है, आप खुद निकाल सकते हो। निकालो, क्या होगी? जिसकी इकाई निकालनी होती है उसको एक साइड छोड़ो, बाकी चीजों को एक साइड घुमा दो। ठीक है, अपने आप इकाई तैयार हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि फॉर्मूला अगर याद हो तो इकाई बनाई जा सकती है। और ये स्टैंडर्ड सिर्फ 10वीं कक्षा तक का ही आता है, उससे आगे का नहीं देता। आती तो 12वीं क्लास में भी यही है, ग्रेजुएशन में भी पढ़ी जाती है, लेकिन चीज शुरू कहां से होती है? 10th क्लास से। तो इसीलिए वहां से पूछेगा क्या बनी के बाद इतनी देर में इकाई ना निकली। भाई इकाई निकालनी है रो की। क्या है? एरिया ऊपर चला जाएगा, लेंथ कहां चली जाएगी? नीचे। तो ये नहीं बन जाएगा R इंटू में A, और बाय में क्या लिखोगे आप? L, विच इज इक्वलेंट टू रो। अब तो बना सकते हो। R की इकाई जो होती है वो क्या होती है? ओम। चलो पूछते हैं अक्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, तू बता। इसको यूं लगता है जैसे गोली मारी है इसको। अक्षेत्रफल की इकाई पूछी है, क्या होती है बताओ। हम 10th पढ़े आए, 12वीं पढ़े आए, अक्षेत्रफल की इकाई में रोड़ा पड़ जाता। आप बताओ, तुम बताओ अक्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? चुप हो जा, उसको बताने दे। अब तो नकल आ गई तेरे पास। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर होती है अक्षेत्रफल की इकाई। लंबाई की इकाई क्या लिखवा रखी है? मीटर। तो मीटर से 1 मीटर कट गया तो क्या बचा तुम्हारे पास? ओम मीटर। तो यानी हमारे पास ये क्वेश्चन बड़ा खास है कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब लिखो खास न्यूमेरिकल। क्या कहता है? लिखो एक तार की लंबाई को पहले से आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध पहले से होगा। कि एक तार की लंबाई को पहले से आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध पहले से होगा। हाँ, सिर्फ टैग किसको करना है? जो बोला है। बस फार्मूला वो पड़ा है सामने कि R बराबर रो L बटे क्या होता है? A। तो जिस चीज को वो छेड़ रहा है उसी चीज को लिखना है, और कितनी कर रहा है वही उत्तर होगा। ठीक है, क्या बोला है अगले ने? लंबाई को पहले से कितना किया है? आधा। तो आपका सूत्र था ये, प्रतिरोध का सूत्र लंबाई के मामले में आए
तो आपने ये याद रखना है, लंबाई सामने होती है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, नीचे होता है। अब उस बंदे ने ये कहा है कि तार की जो लंबाई है वो पहले से कितनी की जा रही है, आधी। आपने एल उल नहीं उठाना, बस लंबाई देखो कहां पड़ी है, ऊपर पड़ी है। यानी पहले प्रतिरोध कितना था, आर, तो पुराना प्रतिरोध लिख लो आर। नया प्रतिरोध निकालना है तो उसको कितना लिख लो, आर डैश। और अब लंबाई को जो बदला जा रहा है वो किसके लिए बदला जा रहा है, पहले वाले के लिए। तो पहले वाले का अब जो नया रूप है वो कितना लिखा जाएगा, R/2। तो यानी लंबाई अगर आधी करोगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आधा। लंबाई अगर दुगनी करोगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, दुगना। अगर लंबाई 3 गुना करोगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 3 गुना। यानी घटाओगे तो प्रतिरोध घटेगा, बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, बात खत्म। ठीक है। अब लिखो तुम अनुप्रस्थ काट पे, लिखो कि एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पहले से 2/3 कर दिया जाए, पहले से 2/3 कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध पहले से होगा, तो नया प्रतिरोध पहले से होगा। कितना आया उत्तर, प्रतिरोध के लिए अक्षेत्रफल कहां पड़ा है ये देखना है। अक्षेत्रफल कहां पड़ा है, नीचे। तो नीचे पड़ा है तो आप पहले लाइन लगा के ऊपर कितना लिख लो, 1। अब उसने कहा इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को पहले से कितना किया जा रहा है, 2/3। 2/3 का मतलब क्या है, 2/3 गुना। तो ये तिया उठ के कहां चला जाएगा, ऊपर। तो उत्तर कितना बना तुम्हारा, 3/2। यानी आपके पास 3/2 गुना हो जाएगा किसका, आर का, क्योंकि पहले पुराना प्रतिरोध आर था। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना किया गया, 2/3। तो आपने 2/3 देखना है क्षेत्रफल के लिए। क्षेत्रफल कहां लिखा जाता है, नीचे। तो 2/3 कहां लिखोगे, नीचे। तो तिया उठ के कहां गया, ऊपर। तो ये 3/2 आ गया। पुराना प्रतिरोध कितना था तुम्हारा, आर। ये लगा दो, उत्तर आ गया। ठीक है। अब लिखो एक और न्यूमेरिकल कि एक चालक की लंबाई पहले से, एक चालक की लंबाई पहले से 5/4 कर दी जाए। एक चालक की लंबाई पहले से 5/4 गुणा कर दी जाए, वह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1/3 गुणा कर दिया जाए, वह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1/3 गुणा कर दिया जाए तो चालक का नया प्रतिरोध पहले से होगा कितना। तो चालक का नया प्रतिरोध पहले से होगा कितना, निकालो। आ गया, कितना आया। इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए। लंबाई की चीज ऊपर है, क्षेत्रफल की चीज कहां है, नीचे। बस यही खेल है तुम्हारे लिए, और कुछ नहीं पढ़ना हमें इसमें। जब वो लंबाई का बदलाव करता है, क्षेत्रफल का बदलाव करता है, तो बस लंबाई ऊपर है और क्षेत्रफल कहां पड़ी है, नीचे। ये सोचना और कुछ नहीं सोचना। लंबाई में बदलाव कितना किया उसने, 5/4 गुणा। तो 5/4 कितना होता है, 5/4। 5/4 लिखा है, ठीक है। फिर हमारे पास अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितने गुना किया है,
1/3। तो यहां क्या लिखोगे, 1/3, बस हो लिया, उत्तर आ गया। तो 3 उठ के कहां जाएगा, ऊपर। तो उत्तर कितना बना, 15/4 गुना, कि जो क्षेत्रफल पहले वाला है उससे नया क्षेत्रफल कितना हो लेगा, 15/4 गुना हो लेगा, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो ऐसे लॉजिक आते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब एक लिखो, त्रिज्या के चलते इसका फार्मूला क्या बनेगा, कि आपके पास जो तार या चालक का प्रतिरोध है R, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध है, कि जो R है वो चालक का प्रतिरोध है। तो इसका संबंध, इसका जो संबंध है यानी रिलेशन लंबाई व त्रिज्या R में होगा, कि त्रिज्या वो R लिख देता है तो आपने बताना है कि ये रिलेशन क्या होगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो सारे जानते हैं कि R = ρl/a। अब उसने किस में पूछ लिया तुमसे, त्रिज्या के मामले में पूछ लिया। तो त्रिज्या के मामले में तुम्हें अक्षेत्रफल को दर्शाना है। यानी अभी बताया था कि जब तुम तार को सामने से देखते हो तो तार क्या दिखता है आपको, वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तू बता इसको के। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जो आप कड़ा पहनते हैं, चूड़ी पहनते हैं, वो क्या है, एक वृत्त। और इसीलिए वो कहता है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि एग्जामिनर भी बड़ा लॉजिक वाला है, क्योंकि वो सारी चीजें हमारी पूछेगा जो हम घर में प्रयोग करते हैं, हमारे साथ है। तो आपने R लिखा, रो लिखा, L लिखा, यहां तक ठीक है। अब नीचे क्या है, अक्षेत्रफल। अक्षेत्रफल कौन सा लेना है, अनुप्रस्थ काट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वो कैसा होता है, वृत्ताकार, और वृत्त का एरिया कितना होता है, πr²। ये संबंध किसके बीच हुआ, R के बीच, L के बीच, और किसके बीच, त्रिज्या। त्रिज्या क्या है, स्मॉल r। ठीक है, अब लिखो इस पे एक न्यूमेरिकल लिखो। एक तार की त्रिज्या, यूं पूछता है कि एक तार की त्रिज्या पहले से, एक तार की त्रिज्या पहले से 3/4 गुणा कर दी जाए, कि एक तार की त्रिज्या पहले से 3/4 गुणा कर दी जाए, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, वह प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वह प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दोनों बताने हैं। हो गया, नया प्रतिरोध कितने गुना आया, कितना आया, हाँ सही है, डर क्यों रही है फिर बता, अपना कितना आया, 6/4/3। तू बता भाई, तेरा कितना आया, नहीं निकला अपना। बस यही फंसोगे कि पहले से त्रिज्या कितनी करी है, 3/4। तो त्रिज्या पे चलो, त्रिज्या कहां पड़ी है, नीचे। तो एक्का लगा के ये लाइन लगा लो, अब नीचे पहुंच जाओ, क्योंकि जो बदलाव है वो सिर्फ त्रिज्या में किया, अगले ने और कहीं नहीं किया। त्रिज्या का क्या पड़ा है,
वर्ग। तो त्रिज्या में बदलाव कितना किया उसने? 3/4 गुना, तो जितना बदलाव किया है उसका क्या कर दो? वर्ग, क्योंकि त्रिज्या का वर्ग है तो बदलाव का भी वर्ग होगा। तो कितना बनेगा? 4 का वर्ग ऊपर चला जाएगा, 3 का वर्ग नीचे रह जाएगा। तो यानी जो नया प्रतिरोध होगा वो पहले से कितना हो गया? 16/9 गुना। अब उसने पूछा था कि प्रतिरोध पर प्रभाव क्या होगा, तो क्या प्रभाव हुआ है? प्रतिरोध पहले से बढ़ गया, यानी प्रतिरोध क्या है? बढ़ा है, क्योंकि पहले कितना था? 1, अब कितना आया? 16/9। तो यानी 16/9 1 से ज्यादा ही होता है, पहले तो था 1, अब 1 से क्या हो गया? ज्यादा। तो यानी प्रतिरोध पहले से बढ़ गया, तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो जो प्रभाव हुआ है वो कैसा प्रभाव हुआ है कि रेजिस्टेंस हैव टू बी इंक्रीज, कि रेजिस्टेंस कैसा हो चुका है? बढ़ चुका है। इसी तरीके से एक न्यूमेरिकल और लिखो कि एक चालक की लंबाई 1 मीटर है। एक चालक की लंबाई 1 मीटर है, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.01 सेंटीमीटर, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर है, का प्रतिरोध 50 ओम हो, का प्रतिरोध 50 ओम हो, तो प्रतिरोधकता क्या होगी? तो प्रतिरोधकता क्या होगी? लंबाई है 1 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर है, और R 50 ओम है, और निकालना जो है वो आपको रो निकालनी है। निकालो कितना आएगा, क्योंकि ऐसे लॉजिक क्वेश्चन सिंपल होते हैं, न्यूमेरिकल बड़ा खास है और है भी आसान, क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा सा फार्मूला आने लग जाए तो हो भी जाते हैं। इनके न्यूमेरिकल जरूर आते हैं फिजिक्स के मामले में। प्रकाश, वैद्युत, दो तो बड़ी खास है, एक कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये खास है। ये 2-3 ऐसे टैग्स होते हैं जिन पर एग्जामिनर का फोकस होता है, उन पर न्यूमेरिकल दिए जाते हैं। तो यहां से ज्यादातर ये न्यूमेरिकल आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल जरूर दिया जाता है, एक ऑप्टिक्स का, दो तो पक्के हैं, श्योर हैं कि जब कोई बढ़िया पेपर हो, लेवल अच्छा हो, जैसे पुलिस का पेपर है, तो ये क्वेश्चन क्या आपके सामने जरूर होंगे, चाहे इनमें से किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे अगला। कितना आया? 2। दो तो ना आता। तुम बता कितना है? 500 का 5 किसने काट दिया? ये बता 5 ही ना हो। तो जो चीज दे रखी है, सबसे पहले क्या आपका? रो लिख लिया करो। रो क्या होता है? R A और बाय क्या है? L। बस R कितना है? 50। ठीक ठाक चीज है ये। गुणा, ये वाली चीज गलत दे रखी है इसने। जो एरिया दिया था वो किस में दे रखा है? सेंटीमीटर स्क्वायर, होना चाहिए मीटर स्क्वायर में। क्यों? क्योंकि जो लंबाई है वो कितनी है? 1 मीटर। तो ये वाली चीज भी किस में होनी चाहिए? मीटर स्क्वायर में। तो 0.1 जो था उसको तो आपने लिख दिया, 0.01 तो उसको तो लिख दिया 1/100। तो अब ऊपर कितना रह गया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसको आप लोग क्या लिख सकते हो? 1/100 मीटर। और सेंटीमीटर का क्या है? स्क्वायर। तो मीटर भी क्या बनेगा? स्क्वायर। तो 1/100 का क्या करना है? स्क्वायर। पहले तो मैंने हटाई दशमलव, दशमलव हटाने पे कितना बच गया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रह गया। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या बनाने हैं मुझे? मीटर स्क्वायर। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा? 1/100 का वर्ग। तो अब कितना आ गया? 50
गुणा ये कितना हो गया और ये कितना, तो 10 की पावर नीचे कितनी पड़ी है 2, ये भी तो नीचे ही आनी है, तो ये 10 की पावर कितनी होगी 4, 4 और 2 टोटल कितनी होगी 6, तो 10 की पावर ऊपर कितनी हो जाएगी -6, और साथ में क्या लगा दोगे आप ओम और क्या लिख दो मीटर, ये उत्तर हो गया। ठीक है, यानी दिखते आसान से हैं क्वेश्चन, बस लॉजिक क्या है इकाई का और दशमलव हटाने का, तो ये हम क्या भूल जाते हैं, फिर याद उत्तर हम 1/2, 2, 5, 4, 6 ऐसे उत्तर निकाल के बैठ जाते हैं। होंगे एग्जाम में ऐसे भी उत्तर है जो आप निकाल रहे हो, ठीक है, लेकिन असली स्टैंडर्डाइज ये है कि 50 गुणा 10 की माइनस कितना 6, हाँ हो सकता है ये लिख दे, इसकी एक 0 हटाएगा तो यहाँ एक कम हो जाएगा माइनस का, कितना बन जाएगा -5। ठीक है, ऐसा ही एक और लिखो, एक तार की लंबाई 10 मीटर जिसका प्रतिरोध, एक तार की लंबाई 10 मीटर जिसका प्रतिरोध 100 ओम है, कि एक तार की लंबाई 10 मीटर है जिसका प्रतिरोध 100 ओम है, के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.1 वर्ग मीटर हो, के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.1 वर्ग मीटर हो, तो प्रतिरोधकता होगी क्या, तो प्रतिरोधकता होगी क्या। मैंने बिना बदलाव वाला दे दिया, अब तो आसान दिया है, एक झटके में उत्तर आना चाहिए। कैलकुलेशन की एबिलिटी इतनी फास्ट बनाओ कि 1 मिनट से कम का समय लगे, कोशिश ये करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट ही लगे, इससे आगे नहीं बढ़ाना, तब बात बनती है, वरना एक जगह गिरारी अड़गी 5 मिनट खा जाता है, और वो 5 मिनट 15-20 क्वेश्चनों का पीछा करवा देता है तुम्हें, और वो 15-20 ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तुम्हारे सिलेक्शन में अड़ते हैं। कितना बना, आर दिया अगले ने कितना 100, एरिया दिया है कितना 0.1 वर्ग मीटर, तो उसको लिख दो 1/10, हो गया। नीचे लंबाई है, लंबाई कितनी दी है 10 मीटर, तो 10 दाए 100, उत्तर कितना आया 1, और पीछे क्या लिखो ओम और क्या लिखो मीटर, हो लिया। ठीक है, यानी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती जब मीटर और वर्ग मीटर में दे रखे हों दोनों। कहानी कहाँ अड़ती है, ओम आ जाए, मीटर आ जाए और वर्ग सेंटीमीटर आ जाए, ऑप्शन तुम्हें ओम मीटर में मिलेंगे, इसीलिए वो जानबूझ के एक चीज बदलता है ताकि बंदा फंसे, और जरूर फंसता है क्योंकि इकाई बंदा बदलता ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए सेंटीमीटर वाली चीज आए, इकाइयां मीटर में दे रखी हो, तो पहले भाग के उस सेंटीमीटर को क्या बनाना है मीटर बनाना है। ठीक है, आगे अब संबंध आता है आर एल तथा डी, डी का मतलब होता है डायमीटर, कि इन तीनों के बीच संबंध क्या हो जाएगा, कि व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस लेंथ एंड डायमीटर, यानी व्यास। तो तुम्हारे पास जो आर लिखा जाता है, तो पहले तो क्या लिखोगे आप रो, फिर क्या लिखोगे एल। अब मैं नीचे डी को क्या लिखूं ये बताओ, त्रिज्या क्या होती है व्यास का आधा, बात खत्म। तो क्या आएगी तुम्हारे पास पाई डी स्क्वायर, और ऊपर गुणा किससे कर दो 4 से। यह संबंध कब लगता है, जब तार का व्यास दे रखा हो, क्योंकि आर जो होती है वो क्या लिखी जाती है D/2। ठीक है, तो इसका वर्ग करोगे तो इसका भी क्या होगा वर्ग, तो ये कितनी बनेगी आपके पास D/4, तो इसलिए 4 कहां चला जाएगा ऊपर आ गया। अब इसको एक न्यूमेरिकल लिखो, लिखो, ये इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें त्रिज्या का झंझट ना रहे जब व्यास आ जाए। तो लिखो एक चालक की लंबाई 30 मीटर है, एक
चालक की लंबाई 30 मीटर है, जिसका प्रतिरोध 50 ओहम, जिसका प्रतिरोध 50 ओहम व अनुप्रस्थ काट का व्यास .1 मीटर हो, अनुप्रस्थ काट का व्यास 0.1 मीटर हो, तो चालक की प्रतिरोधकता क्या होगी? तो चालक की प्रतिरोधकता क्या होगी? निकालो। आगी फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, रो निकालनी है, तो रो क्या बन जाएगी? r πd²/4l। क्योंकि तुम्हें रो निकालना है, रो निकालने के लिए तुमने क्या लिखना है? r πd²/4l। हो गया। r तुम्हारे पास कितना है? 50, l कितना है? 30 और d कितना है? 0.1 मीटर तो दे ही रखा है अगले ने, कोई चेंजिंग नहीं करनी। 0.1 को क्या लिख लो? 1/10 हो जाएगा। कितना आया? 50 पाई और 1/10 का वर्ग, तो 1/100 और बटे कितना होगा? 120 हो गया। तो ये तो आ गया 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, तो पाई बटे कितना होगा? 240। पाई बटे 240, यूनिट क्या लगाओगे? ओम, और क्या लगाओगे? मीटर। हो गया। यानी 0.1 मीटर बोला था डायमीटर, तो 0.1 का मतलब कितना हुआ? 1/10, तो 1/10 लिखो। और वर्ग होता है तो 1/10 का वर्ग कितना बना? 1/100। और लंबाई कितनी बोली थी? 30 मीटर, तो 30 चौका कितने हुए? 120। तो उड़ा दो, पाई में आंसर आ गया, पाई बटे 240। ठीक है, काटना नहीं होता, ज्यादातर पाई में उत्तर दिए होते हैं, याद रखना। पाई में नहीं होंगे तो आपके पास पाई को तुमने डायरेक्ट कितना लिखना है? 3 लिखना है। होता तो वैसे 3.1416, ये नहीं लिखना, हमने सीधा कितना लिखना है पाई को? 3। नीचे कितना पड़ा है? 240। किस पे कटेगा? 80 पे। 1/80 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? 0.1 का हो गया, फिर 0 लगा दो, 1 2 5। ठीक है, तो हमारे पास 1/80 जो लिखोगे वो 0.0125 आ जाएगा। ठीक है, पीछे यूनिट क्या रखनी है? ओम, मीटर। ठीक है, ये काटने के तरीके होते हैं। हम क्या करते हैं, डेसिमल में पाई आ जाए तुम भाग के 22/7 उठा लेते हो। कई बार तो आंसर पाई में ही देगा, पाई में नहीं आता है तो तुम पाई को यूज 22/7 ना किया करो, तुम डायरेक्ट उसको ऊपर बैठी है तो क्या लिख लो? सीधा 3। 3 से कटना बहुत आसान होता है। क्यों? इसकी वैल्यू होती है 3.1416। तो जो 1/4 है उसे राउंड ऑफ कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो हटाओ, हटा के सीधा कितना लिखो? 3। तो लगभग आंसर इससे मैच करता मिलेगा। ठीक है, ये लो आज के लिए इतना।